वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.2 के सवाल नंबर 6 पर। हमारा सवाल है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, या जिसको हम कहते हैं ग्राफीय निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाए। प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस की तरह, समांतर रेखाएं यानी पैरेलल लाइंस की तरह, या संपाती रेखाएं यानी कोइंसिडेंट लाइंस की तरह। ठीक है, यानी हमें एक समीकरण दिया गया है। कुल मिलाकर के समीकरण क्या दिया गया है, 2x + 3y - 8 = 0। और हमसे ये कहा गया है कि ये तो एक समीकरण है, इसके लिए आपको दूसरा समीकरण बनाने हैं और दूसरा समीकरण ऐसा चुनना है जिसको बनाने से पहली बात रेखाएं कैसी आनी चाहिए, ग्राफ, अगर जिसके बनाने से इन दोनों समीकरणों का अगर हम ग्राफीय निरूपण करें, ग्राफ पेपर पर निरूपण करें, तो वो कैसा आना चाहिए, प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखाओं के रूप में आना चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस के रूप में आना चाहिए। दूसरी बात उसने कहा है कि अगर इन दोनों का करें दूसरे प्रश्न में, तो बोला कि समांतर रेखाओं की तरह आना चाहिए, पैरेलल लाइंस की तरह आना चाहिए। और तीसरी में उसने कहा, सवाल में कह रहा है कि संपाती रेखाओं की तरह आना चाहिए, कोइंसिडेंट लाइंस की तरह आना चाहिए। अब ये कैसे आएगा, यानी हमें दूसरा समीकरण लिखना है इस शर्त के आधार पर। तो हमें सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि
प्रतिच्छेदी रेखाएं के रूप में किसी भी कोई भी समीकरण का अगर ग्राफीय निरूपण हमें प्राप्त करना है, समीकरण के युग्म का, तो शर्त क्या होती है? देखिए, प्रतिच्छेदी रेखा के रूप में अगर किसी भी समीकरण का, किसी भी समीकरण युग्म का हमें ग्राफीय निरूपण प्राप्त करना है, तो हमारी शर्त क्या होती है कि उन दोनों समीकरणों के अंदर क्या होना चाहिए कि जो गुणांक है उनके अंदर क्या अनुपात होना चाहिए? A1/A2, B1/B2 और C1/C2। ये अनुपात, ये सब जो है, इनका जो अनुपात है वो बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब पहले तो हम देखें कि यहाँ पे A1, B1 और C1 है क्या। सवाल के अनुसार समीकरण दे रखा है ये, इसके अनुसार हमें A1, B1 और C1 प्राप्त हो जाएंगे। देखिए, A1 क्या है, यानी x का गुणांक 2, B1 क्या है, यानी y का गुणांक 3, और C1 यानी अचर पद का गुणांक क्या है, वो है -8। ठीक है, कुल मिला के अब हम अगर आगे बढ़ते हैं, C1 आ गया हमारे पास में -8। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या करना है, A1 हमें दे दिया 2, B1 हमारे को मिल गया 3 और C1 हमें मिल गया -8। यानी कुल मिलाकर के अब हमें A2, B2 और C2 को सेलेक्ट करना है। अब सेलेक्ट कैसे करें? हमें नियम क्या कहता है कि इस तरह से हम करें कि A1 और A2 का अनुपात और B1 और B2 का अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, बराबर नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, B2 जो A2 हम रख रहे हैं वो या 0 भी नहीं होना चाहिए और 2 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 होगा तो ये टोटल 0 हो जाएगा, और अगर 2 रखेंगे तो ये सिंगल 1 हो जाएगा। तो अनुपात की बात कहाँ रही, समान अनुपात हो गया वो तो। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं, कोई भी संख्या लिख सकते हैं सिवाय 0 और 2 के। ठीक है, अब लिखते हैं, कोई भी संख्या लिख दी हमने, मान लीजिए हमने लिख दिया 3 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे 0 और 3 के अलावा कोई भी संख्या हम लिख सकते हैं B1 के स्थान पर। B1 कुछ भी हो सकता है, ये हमने मान लिया B1, मान लीजिए 3 की जगह हमने मान लिया 4 है। ठीक है, इधर -8 और 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, यानी मान लीजिए हमने -10 मान लिया है। ठीक है, तो हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, A2 क्या प्राप्त हो गया हमें, A2 ये सब, ये B2 और ये C2। A2 हमारा 3 है, B2 4 है और C2 10 है। तो A2 यानी x का गुणांक, यानी ऐसा समीकरण जिसमें x का गुणांक 3 हो, x का गुणांक 3 हो तो ये 3x मान लिया, प्लस y का गुणांक कैसा हो, 4 हो, और अचर पद क्या हो, -10 हो, बराबर 0। ये बन गया हमारा समीकरण इस शर्त के मुताबिक। ठीक है, इसी तरह से अब दूसरी शर्त की बात करें कि संपाती वाली बात पहले कर लेते हैं। संपाती रेखाएं कब होती हैं, इसकी शर्त यह है कि अगर उनका अनुपात, इसके गुणांकों का अनुपात, दो जो रैखिक समीकरण हैं उनके गुणांकों का अनुपात अगर A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ये सब बराबर हो, अनुपात बराबर हो पूरी तरह से, तो रेखाएं संपाती होती हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमें सवाल में दिया गया है कि ऊपर के A1, B1 और C1 ये हमें दे रखें, हमें A2, B2 और C2 डिसाइड करने हैं नीचे वाले, और अनुपात ऐसा होना चाहिए जो समान बना दे इनको, आपस में बराबर हो जाएं। यानी 2 को अगर हमने 2 से गुना किया तो मान लीजिए 4 हो गया, इसको भी हमने उसी अनुपात में मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 3 दूनी 6 हो गया।
इसको भी हमने उसी अनुपात में कर दिया, 8 दूनी 16 हो गया, यानी -16 हो गया। ठीक है, अब आप इसको देखिए, अगर हम इन सबको काटें, डिवाइड कर दें, तो क्या प्राप्त होगा? देखिए, आप खुद ही देख लीजिए। अगर हम इसको डिवाइड करें 2/4 को, तो हमें प्राप्त होगा 1/2। क्या प्राप्त होगा? 1/2। 3/6 को प्राप्त कटेंगे तो ये भी 1/2, और -8/16 करेंगे तो ये भी 1/2 होगा ना। तीनों बराबर, तीनों बराबर होगा कि नहीं भाई? तो यानी हमें A2 4 मानना चाहिए, B2 6 मान लेना चाहिए, और C2 -16 मान लेना चाहिए। हम अपनी इच्छानुसार कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन अनुपात जो है वो तीनों का बराबर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमने माना, इसके अनुसार यहाँ समीकरण लिख देते हैं। समीकरण बना हमारा x का गुणांक तो होना चाहिए 4, y का गुणांक होना चाहिए 6, और जो अचर पद है वो होना चाहिए -16। समीकरण हो सकता है ये वाला भी। ठीक है, अब बात करते हैं हम समांतर कब होंगी, कब होंगी समांतर रेखाएं? समांतर रेखाएं तब प्राप्त होंगी हमें जब हम A1/A2 और B1/B2 ये तो हो बराबर, लेकिन B1/B2 और C1/C2 ये बराबर ना हो। ऐसी स्थिति में हमें समांतर रेखाएं प्राप्त हो सकती हैं ग्राफीय निरूपण करने पर। ठीक है, अब इस कंडीशन को पैदा करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, आइए, हमें ये प्राप्त है, 2 प्राप्त है, 3 भी मिला हुआ है, और -8 भी मिला हुआ है, सवाल में दिया हुआ था। ठीक है, अब हमें A2, B2, C2 अंकित करना है। ठीक है, अब जो दूसरा समीकरण था हमारा, ये संपाती वाला, इसमें देखिए A1/A2, B1/B2 ये तो हमने किया ही था, और ये भी हमने बराबर कर दिया था। अब हम चाहें तो इसी समीकरण को उल्टा कर लेते हैं, मतलब 4x और 6y, ये तो यूं क्यों रख लिया हमने? सॉरी, 4x + 6y यानी A1, B2 और A2 और C2, x का गुणांक और y का गुणांक सेम रख लिया, क्योंकि बराबर होना चाहिए ना, अनुपात सेम रख लिया। इसमें बराबर था, और यहाँ भी बराबर ही चाहिए, तो सेम वो का वो रख लिया। अब इसमें कहा गया है कि C1 और C2, B1 और B2 ये समान नहीं होने चाहिए, यानी जो तीसरा अचर पद है इसके गुणांक, जैसे हमने यहाँ पे अचर पद दिया था -16, इसका गुणांक बदल दो आप, अचर पद को बदल दो, बदलते ही हमें नया पद प्राप्त हो जाएगा। अब नया पद मान लीजिए हमने अचर पद -12 की जगह 12 लिख दिया। ठीक है, तो हमें ये नया समीकरण प्राप्त हो सकता है, बराबर 0, ये समीकरण हमें प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो इन शर्तों के मुताबिक बहुत सारे समीकरण प्राप्त किए जा सकते हैं, जिनमें हमने 3 समीकरणों का उदाहरण आपको दिया है। आप अपनी इच्छानुसार भी अन्य समीकरण बना सकते हैं। शर्त सिर्फ हमें इतनी सी ध्यान रखनी है कि अगर हमें प्रतिच्छेदी रेखाओं को दिखाना है तो जो भी समीकरण हम चुने उसमें A2 के जो मान हैं वो इस तरह से चुने कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर ना हो, उनका अनुपात बराबर ना हो। ठीक है, यानी उनको हम काटें तो समान अनुपात नहीं आ जाए। ठीक, अगर संपाती की बात करें तो इस तरह से हमें उनको अरेंज करना है कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों के तीनों का अनुपात बराबर आना चाहिए। और अगर समांतर की बात हम करें तो हम संपाती वाले को ही यूज़ कर सकते हैं समीकरण को, और उसमें ये देख सकते हैं कि A1/A2 और B1/B2 की जगह तो वहीं मान लें। अब C2 का जो मान है वो इस तरह से चेंज कर दें कि B1/B2 और C1/C2 इसका मान समान ना हो पाए। ठीक है, आई बात समझ? तो ये हो गया हमारा इस तरह से सवाल नंबर 6। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.2 के सवाल नंबर
7 पर। हमारा सवाल है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का एक ग्राफ खींचिए। ठीक है, पहले तो ये दो समीकरण जो दे रखे हैं इनका एक ग्राफ खींचना है। ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरी बात क्या करनी है, ग्राफ खींचने के बाद में हमें x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के जो शीर्ष हैं, जो भी त्रिभुज बने उसके शीर्षों के निर्देशांक लिखने हैं, ज्ञात करने हैं। और तीसरी बात क्या करनी है, जो भी त्रिभुज बना है उसको छायांकित करना है, उस पर शेड बनानी है। ठीक है, उसको मतलब कलर करना है हमें। ठीक है, पहली बात हम ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ कैसे खींचते हैं, जो समीकरण हमें दिए गए हैं उनके अनुसार। पहला समीकरण है हमारा x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है ये। किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को जब हम ग्राफ पर अंकित करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, उस रैखिक समीकरण में जो चर इस्तेमाल हुए हैं x और y, उन दोनों चरों के लिए एक सारणी बनाते हैं। ठीक है, और इस सारणी के अंदर कम से कम x और y के मान तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन कम से कम 3 मान हमें रखने होते हैं। मान रखने की जो शर्त होती है वो शर्त क्या होती है, शर्त ये होती है कि किसी भी मान को रखने पर समीकरण को अगर हम हल करें तो कोई भी मान हमारे भिन्न में नहीं आना चाहिए, यानी बटे में नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन के रूप में नहीं आना चाहिए, या दशमलव के रूप में नहीं आना चाहिए। ठीक है, पूर्णांक संख्याओं के रूप में आना चाहिए। ठीक है, इंटीजर के रूप में आना चाहिए। अब ऐसी संख्याएं बहुत सारी हो सकती है, लेकिन हम सरलता के लिए क्या करते हैं, एक बार तो x के मान को 0 मान लेते हैं, x चर को, एक बार y चर के जो मान है उसको 0 मान लेते हैं। एक चर का मान रख करके हम दूसरे चर का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, x का मान लीजिए हमने 0 रख दिया इस समीकरण के अंदर, तो y का मान क्या हो जाएगा, देखिए x का मान 0 करते ही x 0 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, y बराबर माइनस वाई बराबर माइनस 1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यानी y बराबर 1 हमारे पास में प्राप्त हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से मान लीजिए y के मान को हम 0 कर लें, y को मान को 0 कर लिया, तो y का मान 0 होते ही x का मान माइनस 1 हो जाएगा। y का मान 0 होते ही क्या होगा, x प्लस 1 बराबर 0, x को यहीं रख लो, 1 को पक्षांतर करके उधर ले जाओ, तो x बराबर कितना हुआ, माइनस 1। ठीक, अब x की जगह पे मान लीजिए 1 रख देते हैं हम, 1 रखिए तो क्या, तो y की जगह पे क्या आएगा, 1 रखते ही माइनस वाई बराबर 0 आ गया, 0 बाई माइनस से कटेगा तो वो गलत हो जाएगा, तो इसलिए माइनस 1 रखेंगे तब भी ठीक नहीं बैठेगा। अब हम इसमें रख देते हैं, मान लीजिए 2 मान रख लेते हैं, तो x बराबर 2 रख लेते हैं, तो x बराबर जब 2 रखा हमने तो क्या हो जाए, 2 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, और माइनस वाई बराबर ये इधर जाएगा, तो ये चाहे तो हम यहाँ भी निपटा सकते हैं इसको, ये इधर जाएगा तो इसको माइनस का 1 हो गया, अब ये भी इधर ही जाएगा, अंक वाली संख्याएं राइट हैंड साइड में जाती हैं, तो ये कितना हो गया, ये माइनस का 2, तो माइनस 1 और माइनस 2 कितना हो गया, माइनस 3, माइनस वाई बराबर माइनस 3 और वाई बराबर 3। ठीक है, तो अगर x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर आ जाएगा हमारे पास में 3। ठीक है,
इसी तरह से दूसरे समीकरण को हम ले लेते हैं। ये एक्स ये वाई, एक्स का मान 0 रखा दूसरे समीकरण में तो क्या आ गया 2y बराबर प्लस के 12 हो जाएंगे, y बराबर 6 आ जाएगा। अब y के मान को 0 मान लो तो 3x बराबर 12 चला हो जाएगा ये, और x बराबर 4। ठीक है, आगे बढ़े, x के मान को मान लीजिए हम 2 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं तो ये हो गया 2 मानते ही 2 इंटू 3 तो ये हो गया 6, 6 प्लस 2y बराबर, ये माइनस के 12 थे इधर आके प्लस के 12 हो गए 12, और ये हो गया हमारा 2y बराबर 12, इधर आकर के 6 इधर माइनस का 6। ठीक है, 2y बराबर आ गया हमारे पास में 6 प्लस के, और y बराबर आ गया हमारे पास में 3, 6/2 यानी 3 कट करके y बराबर कितना आया 3, y बराबर 3। तो इस तरह हमें x और y चर की 2 सारणियाँ प्राप्त हमने कर ली। अब हमें इनको ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करना है। कैसे करते हैं देखिए, सबसे पहले ये तो है हमारा x अक्ष, ये है हमारा y अक्ष, ये हमारा -x और ये -y। ठीक है, शुरुआत करते हैं पैमाने से। पैमाना हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। ठीक है, अब अंकित करने हैं, पहले समीकरण को अंकित कर रहे हैं हम, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 को। कैसे करेंगे, x का मान 0, y का मान 1, तो x का मान 0 है यानी x एक्स पे 0 चलना है, y का मान 1 आ रहा है यानी ऊपर 1 जाना है। ये गए, यहाँ पर हमने अंकित कर दिया। ठीक है, इसको हम अंकित कर सकते हैं 0 और 1, 0 और 1, ये अंकित कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से दूसरा देखें, दूसरा है -x बराबर -1 और y बराबर 0, x बराबर -1, तो -1 में हम गए यहाँ, और y बराबर 0 है यानी हिलना ही नहीं है यहाँ से। ठीक है, तो ये वाला जो दूसरा हमारा पॉइंट आ गया। ठीक है, अब तीसरा हम रखते हैं x बराबर 2, y बराबर 3, x बराबर 2 यहाँ, y बराबर 3, 1 2 और ये 3, ये पॉइंट बन गया हमारा। ठीक है, अब इन तीनों को हमें मिला के लंबी लाइन खींच देनी है। एक लंबी लाइन खींचे जो तीनों इन बिंदुओं को एक सीध में मिला दे। ठीक है, अब दूसरे समीकरण को देखते हैं। इस समीकरण पे हम चाहें, इस लाइन के ऊपर हम चाहें तो अंकित भी कर सकते हैं एरो बना करके कि किसको प्रदर्शित कर रही है, इस वाले समीकरण को, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, इस समीकरण को ये प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, अब दूसरे समीकरण की बात करते हैं। दूसरे समीकरण का क्या है, निर्देशांक x 0 y 6, यानी x 0 है y 6 है यानी ऊपर जाना है। 1 2 3 4 5 और ये 6, ये लगा दिया। x 0 मान लिया और y 6 मान लिया। ठीक है, फिर दूसरा निर्देशांक की बात करें, x 4 y 0, x पे 4 चलना है, 4 y 0 यानी यहीं पे रुकना है हमें, यहीं पॉइंट बना दिया, x 4 y 0 हो गया। फिर आगे चले, x 2 y 3, तो x 2 ये रहा, और y 3, 1 2 और 3, जहाँ पे बिंदु आ रहा है यहीं पे। ठीक है, इसको x 2 और y 3 ये अंकित कर दिया इसको भी। ठीक है, अब इनको मिला दिया, x 2 और y 3, ये क्या था हमारा, x 4 और y 0। ठीक है, और ये क्या था, ये वाला निर्देशांक कौन सा था हमारा, ये था x माइनस 1 y 0। ठीक है, अब ये जो 3 बिंदु हमें दोबारा प्राप्त हुए, इसकी भी एक रेखा बना दी हमने।
तो तीनों इन बिंदुओं में से जाए। ये एक लाइन खींच दी स्केल से, ठीक है। इस तरह से हमें एक त्रिभुज प्राप्त हो जाता है, ये ट्राइंगल प्राप्त होता है। इसका नाम हम पॉइंटों के नाम रखते हैं, इसको ए पॉइंट मान लेते हैं, इसको बी पॉइंट मान लेते हैं, इसको सी पॉइंट मान लेते हैं। तो ए बी सी एक हमें ट्राइंगल यानी त्रिभुज प्राप्त हो गए। तो हमें आगे सवाल क्या क्या पूछा था इन्होंने कि इस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, जो वर्टिक्स हैं, शीर्ष जो हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, हम निर्देशांक बताने, ठीक है। अब ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, निर्देशांक जो हैं, क्या हुए देखो साफ दिख रहा है। ए का निर्देशांक 2 और 3, यानी x बराबर तो 2 है, y बराबर है 3। पहला जो होता है वो x के निर्देशांक बताता है, ठीक है। दूसरा शीर्ष जो है वो है 4 और 0, यानी ये बताता है कि x बराबर तो 4 है और y बराबर 0 है। तीसरा निर्देशांक कौन सा है, वो ये है, जिसको हमने अंकित किया है -1 और 0 से, ठीक है। तो निर्देशांक बता दिए हमने, ठीक है। यहाँ हम निर्देशांक ले देते हैं। ए के निर्देशांक क्या है हमारे पास में, 2 और 3। बी के निर्देशांक क्या है हमारे पास में, वो आए हमारे पास में 4 और 0। और सी तीसरे के निर्देशांक हमारे पास में आए -1 और 0। ये तो होगा हमारा निर्देशांक। अब फिर इसमें कहा है कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, यानी इसको शेडेड बनाना है, इसमें छायांकित करना है। इसको कैसे करेंगे, त्रिभुज कौन सा है, ये वाला, यही है ना। अब इसको लाइनों से कर दें, छायांकित कर दें, ये बन गया, ये छायांकित हो गया त्रिभुज, ये बना हमारा त्रिभुज जो बना उसको छायांकित कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा हो जाता है प्रश्नावली 3.2 का सवाल नंबर 7, और इसी के साथ में हमारी प्रश्नावली 3.2 समाप्त भी हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्मों को हल करने की 3 बीजगणितीय विधियों में से पहली विधि पर, यानी प्रतिस्थापन विधि पर। प्रतिस्थापन विधि को अंग्रेजी में हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को बीजगणितीय विधि से हल करने के 3 प्रमुख तरीके हैं। उन 3 प्रमुख तरीकों में से एक तरीका है प्रतिस्थापन विधि। अब हम उस विधि की चर्चा करेंगे कि इस विधि के इस्तेमाल से हम किस तरह से बीजगणितीय जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनको हम हल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसकी जो विधि है उसके कुछ चरण हैं। देखिए 3 प्रमुख चरणों के अंदर हम इसको हल कर सकते हैं। पहले चरण की हम बात करते हैं। देखिए पहले चरण में हम क्या करते हैं कि जो हमें युग्म दिया गया है उसके अंदर जो 2 समीकरण दिए गए हैं, उन दोनों समीकरणों में से अपनी इच्छानुसार कोई भी एक समीकरण को ले लेते हैं और उसमें सुविधानुसार एक समीकरण को सेलेक्ट किया और उस समीकरण के अंदर से सुविधानुसार जैसा भी आपको अच्छा लगे किसी भी एक चर को, चाहे तो वो x हो सकता है या वो y हो सकता है, किसी भी एक चर को हम दूसरे चर के पदों में लिख देते हैं और एक नया समीकरण जिसको हम नंबर डालते हैं समीकरण नंबर 3 प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। पहली स्टेप हमारी क्या होती है, इसके अंदर जो 2 समीकरण हमें दिए जाते हैं उन दोनों समीकरणों में से किसी भी एक समीकरण को आप चुनो और चुने गए समीकरण के अंदर अपनी सुविधा के अनुसार उसमें x या y चर, किसी भी एक चर को दूसरे चर के पदों में लिखो और एक नया समीकरण प्राप्त करो और उसको नंबर दो समीकरण नंबर 3, ठीक है। अंग्रेजी में हम बोले तो पिक आइदर ऑफ द इक्वेशंस एंड राइट वन वेरिएबल इन टर्म ऑफ द अदर वेरिएबल एंड गेट न्यू इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन नंबर
3। ठीक है, दूसरी चरण क्या होगा? समीकरण नंबर 3 प्राप्त होने के बाद में हम क्या करेंगे? दूसरे चरण में हम क्या करते हैं, समीकरण 3 का जो मान है, जो भी समीकरण 3 का मान है, उस मान को जो दूसरा समीकरण बच गया था, जिसको हमने सेलेक्ट नहीं किया था, उस समीकरण के अंदर हम रख देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। और ऐसा करके हम एक चर का मान ज्ञात कर लेते हैं, पहले चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, यानी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 की वैल्यू को हमें प्रतिस्थापित करना है इन रिमेनिंग बचे हुए इक्वेशंस के अंदर, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल 1, और दूसरा जो एक वेरिएबल है उसकी हमें खोज कर लेनी है, उसका ज्ञात हमें कर लेना है। जब पहला वेरिएबल हमें प्राप्त हो जाए, पहला चर हमें प्राप्त हो जाए, तो पहले चर की प्राप्ति के बाद में हमारी तीसरी जो स्टेप होती है, तीसरा जो हमारा चरण होता है, वो क्या होता है? जो मान हमने ज्ञात किया है, चर का जो मान हमने ज्ञात किया है, उस मान को समीकरण नंबर 3 के अंदर हम प्रतिस्थापित करते हैं, और ऐसा करने के बाद में बाकी बचे हुए दूसरे चर का मान हमें ज्ञात हो जाता है। ठीक है, यानी सब्स्टिट्यूट द फाउंडेड वैल्यू ऑफ सेलेक्टेड वेरिएबल इन इक्वेशन 3 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग वेरिएबल नंबर 2। ठीक, कुल मिला के किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को अगर हम प्रतिस्थापन विधि से हल करना चाहते हैं, तो हमारे को 3 चरणों में इस प्रक्रिया को हल करना होता है। पहले चरण में हम क्या करते हैं, उन दोनों समीकरणों में से किसी भी एक समीकरण को चुन लेते हैं, और चुनने के बाद में उस समीकरण के अंदर सुविधा के अनुसार किसी भी एक चर को दूसरे चर के पदों में लिख देते हैं, और इस तरह से एक नया समीकरण, जिसको कि हम समीकरण नंबर 3 के रूप में अंकित करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा करने के बाद में दूसरे चरण में हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 3 का जो मान है, जो भी वैल्यू हमें प्राप्त होती है समीकरण नंबर 3 के अंदर, उस मान को हम बचे हुए समीकरण में, बचे हुए समीकरण का मतलब है जिस समीकरण को हमने सेलेक्ट नहीं किया था, दो में से एक को सेलेक्ट किया था ना, अब एक को सेलेक्ट जिसको नहीं किया था, उस समीकरण के अंदर हम प्रतिस्थापित कर देते हैं, और ऐसा करने पर पहले चर का मान हमें ज्ञात हो जाता है। ठीक है, जब पहले चर का हमें मान ज्ञात हो जाए, तो तीसरे चरण में हम क्या करते हैं, इस ज्ञात मान को समीकरण नंबर 3 में प्रतिस्थापित कर देते हैं, और दूसरा जो चर हमारा बच रहा था उसका भी हम मान ज्ञात कर लेते हैं। अब इस पूरी विधि को आइए हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करें। देखिए, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। उसके अंदर जो हमें सवाल दिया गया था, उससे हमें दो चर वाले रैखिक समीकरणों का एक युग्म प्राप्त हुआ था। उसके अंदर एक समीकरण हमारा था x माइनस वाई बराबर 4, और एक समीकरण था x प्लस वाई बराबर 36। अब इन दोनों समीकरणों को हम आधार मानकर इस पूरी प्रक्रिया को हम करते हैं। देखिए, मान लीजिए समीकरणों का युग्म हमें क्या दिया गया है, प्रश्न में हमें क्या समीकरण का युग्म दिया है, देखिए x माइनस वाई बराबर 4, एक समीकरण तो ये है हमारा, और दूसरा समीकरण जो है, इसको समीकरण नंबर हमने समीकरण नंबर 1, और दूसरा जो है उसको हमने लिख दिया, ये है हमारा x प्लस वाई बराबर 36, ये है समीकरण नंबर 2। ठीक है, 36, ठीक है, दोनों समीकरण हमने लिख दिए, हमें दे रखे हैं। अब हम क्या करते हैं, पहली स्टेप क्या होती है, ये जो दो समीकरण है, इन दोनों समीकरण में से किसी भी एक समीकरण को हम चुन लेते हैं।
मान लीजिए हमने चुन लिया समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो चुने गए समीकरण को, यानी समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 1 में चर, समीकरण नंबर 1 कौन सा है, x माइनस वाई बराबर 4 में इसमें किसी भी एक चर को ले सकते हैं हम, चर x हो, चर x को, x की हम y भी ले सकते हैं, चर x को चर y, वेरिएबल y के पदों में लिखने पर, पदों में लिखने पर, ठीक है। यानी हमारा क्या था यहाँ पे, राइट वन वेरिएबल इन टर्म ऑफ द अदर वेरिएबल। एक चर को हमें दूसरे चर के रूप में, जो दूसरे चर के पदों के रूप में लिखना होता है, ठीक है। तो ये हमने समीकरण 1 के अंदर क्या किया, समीकरण 1 के अंदर चर x को चर y के पदों में हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब हम x को y के पदों के रूप में हम लिखते हैं तो कैसे लिखा जाएगा, देखिए समीकरण नंबर 1 था हमारा x माइनस वाई बराबर 4, इसको हम x के पदों में कैसे लिखते हैं, x को यहीं रख लेंगे और 4 यहाँ, और ये y माइनस वाई है, इसको हम पक्षांतर कर देंगे, तो माइनस वाई इधर आकर के प्लस का y हो जाएगा, ठीक है। यानी 4 प्लस वाई मान लीजिए या y प्लस 4 मान लीजिए, एक ही बात है। इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब जो ये समीकरण नंबर 3 है, इसका मान हमें रखना है किसके अंदर, दूसरे समीकरण में। बचा हुआ जो समीकरण कौन सा था हमारा, एक तो हमने सेलेक्ट कर लिया था ये वाला, तो समीकरण नंबर 1, तो अब दूसरा बच गया था, तो ये दूसरे मान रखना है अभी। यानी समीकरण 3 में, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने का, 1 नहीं, समीकरण नंबर 2, इसका नंबर है 2, समीकरण 2 में रखने पर मान रखते हैं। देखिए समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 36। अब इसके अंदर अगर हम x के स्थान पर, यहाँ क्या दे रखा है, x बराबर, देखिए 3 क्या है, समीकरण नंबर 3, x बराबर वाई प्लस 4 प्लस वाई, यानी x के स्थान पर हम 4 प्लस वाई लिख सकते हैं, ठीक है। समीकरण नंबर 2 में देखिए x प्लस वाई बराबर 36, तो x के जगह पे हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, 4 प्लस वाई, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, प्लस y पहले से ही है इसमें, y लिख दिया, बराबर इक्वल टू आगे 36 से 36 लिख दिया। इसको सोल्व करेंगे हम तो क्या हो गया, देखिए प्लस का y और ये भी प्लस का y, तो प्लस के 2y हो गए। ये जो 4 है, ये 4 जब पक्षांतर करेंगे, प्लस का 4 है, पक्षांतर करेंगे तो इधर आएगा माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में क्या प्राप्त होगा, 2y बराबर 36 माइनस 4, ठीक है, माइनस का हो जाएगा ना 4, 36 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 32। और अब इसको हम देखें y बराबर माने, तो y बराबर हमारा हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा हमारा 32/2 यानी 16, ठीक है। हमें y बराबर क्या प्राप्त हो गया, y बराबर प्राप्त हो गया 16। एक चर का मान मालूम चल गया हमें। तो हमारी जो दूसरी स्टेप थी वो क्या थी, समीकरण 3 का मान बचे हुए समीकरण में स्थापित कर दो और पहले एक चर का मान ज्ञात कर लो। तो एक चर का मान ज्ञात हो गया, चर कौन सा था, y वाला। अब ये जो ज्ञात मान है, तीसरे चरण में हम क्या करते हैं, इस ज्ञात मान को समीकरण 3 में रखते हैं।
तो अब वापस से लिख देते हैं, ज्ञात मान यानी y बराबर 16 को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है हमारा, देखिए क्या था समीकरण 3, देखिए x बराबर 4 + y, यही था ना। तो x की जगह x बराबर 4 + y था, तो y की जगह पे क्या प्राप्त हो गया, 16, तो 16 लिख दिया। यानी x का मान कितना हो गया, x बराबर 16 और 4 20, x बराबर 20, x का मान हमें 20 प्राप्त हो गया। ठीक है, यानी एक चर जो x है उसका मान 20 हुआ और दूसरे चर का मान 16 प्राप्त हो गया। इस तरह से हम प्रतिस्थापन विधि के अंदर 3 चरणों के अंदर सवालों को हल करते हैं। ठीक, पहली स्टेप में क्या करते हैं, जो 2 समीकरण हमें दिए जाते हैं, कोई भी 2 समीकरण जो हमें दिए गए हैं, कोई भी 2 समीकरण हो जो भी हमें दिए जाएं, जैसे कि इस सवाल के अंदर हमें 2 समीकरण दिए गए थे। एक समीकरण था हमारा x - y बराबर 4 और दूसरा समीकरण था x + y बराबर 36। इन दोनों समीकरणों के अंदर से सुविधा के हिसाब से जो अच्छा लगे उस समीकरण को हम चुन लेते हैं और उस समीकरण के अंदर हम क्या करते हैं, एक चर को, किसी भी एक चर को, चाहे तो x को कर लो, चर मतलब वेरिएबल, 2 चर वाले समीकरण की बात करें, इसमें 2 चर होते हैं x और y, किसी भी एक चर को, x को या y को दूसरे चर के पदों के रूप में हम अंकित कर देते हैं और समीकरण नंबर 3 प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी पहली स्टेप होती है। ठीक है, क्या लिखा हमने, समीकरण 1 में चर x को, कोई भी एक चर, अब यहाँ पे हमने x चुना था तो x को लिख दिया हमने, x को चर y के पदों के रूप में, चर y के पदों में लिखने पर कैसे लिखते हैं, x को हम यहीं रख लेंगे और बाकी पदों को पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, समीकरण 3 प्राप्त हो जाएगा। फिर दूसरे चरण के रूप में हमारा क्या लिखा हुआ है, समीकरण 3 जो हमें प्राप्त हुआ है उसके मान को शेष बचे दूसरे समीकरण में, शेष बचे का मतलब होता है जो 2 समीकरण थे उनमें एक समीकरण को जिसको हमने सेलेक्ट नहीं किया था उसके अंदर हमें प्रतिस्थापित करना है। तो दूसरा चरण हमारा क्या है, समीकरण 3 के मान में, समीकरण 3 में जो तीसरा समीकरण है उसके मान को समीकरण 2 में जो बच गया था हमारा उसमें रखने पर, जब हम ऐसा करते हैं तो हमें एक चर का मान मालूम चल जाता है। इस चर के जो मान को फिर तीसरे चरण में हम क्या करते हैं, इस चर के मान को समीकरण नंबर 3 के अंदर वापस रख देते हैं और दूसरे चर का मान भी हमें ज्ञात हो जाता है। ठीक है, कुल मिलाकर के 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए अगर हम प्रतिस्थापन विधि की बात करें तो 3 चरणों में ये इसके अंदर सवालों को हल किया जाता है। यहाँ पर हम आपको 2 खास बात और बता दें, 2 खास स्थितियों से वाकिफ करा दें कि जैसे कि आपने इस उदाहरण के अंदर देखा है कि जब हमने दूसरी स्टेप की, दूसरा चरण जब हमने अपनाया, यानी दूसरा चरण क्या है हमारा, समीकरण 3 का मान जो बचा हुआ समीकरण था उसमें हम रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हमने, देखिए दूसरा चरण, इसमें देखिए समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में हमने रखा और हमें एक चर का मान प्राप्त हो गया। ठीक है, कभी कभी क्या होता है इस सेकंड स्टेप के अंदर, यहाँ देखिए क्या प्राप्त हुआ हमें, यहाँ पर इसमें हमें प्राप्त हुआ है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, y बराबर 16। कभी कभी क्या होता है जब हम इस तरह के दूसरे चरण के अंदर सवाल को हल करते हैं तो दोनों ही पक्ष के अंदर ऐसा हो सकता है कि 16 बराबर 16, दोनों भी पक्ष के अंदर y
चर, जो भी चर है वो तो आपस में कट जाए और सिर्फ अंक ही अंक बच जाएं और दोनों बराबर हों, यानी 16 बराबर 16 या 15 बराबर 15 या 2 बराबर 2, कोई भी दो समान अंक हो सकते हैं समीकरण के रूप में। अगर ये स्थिति आती है तो इस स्थिति का अर्थ क्या है? इस स्थिति का अर्थ है, अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो इस स्थिति का अर्थ है कि जो भी चर का मान है वो चर के मान अनिश्चित हैं, बहुत सारे हैं, अनिश्चित हैं। दूसरी बात, इससे ये भी साबित होता है कि जो भी ये जो समीकरण हमें दिए गए हैं, ये दोनों जो समीकरण हैं युग्म के रूप में, ये दोनों समीकरण समतुल्य हैं। समतुल्य क्या मतलब होता है कि इन दोनों समीकरणों के अंदर अगर हम इसके गुणांकों की तुलना करें, यानी दोनों समीकरणों के गुणांकों की तुलना करें, यानी a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2, इनकी तुलना करें तो इन सब तीनों गुणांकों का जो अनुपात है वो क्या होता है? वो कैसा होगा? वो अनुपात बराबर होता है। ठीक है, बराबर होने का कारण क्या है कि इसके बहुत सारे, ये एक प्रकार का संगत युग्म हो गया, कंसिस्टेंट पेयर हो गया, और इसके बहुत सारे, अगर बीजगणितीय रूप से देखें तो अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं। और अगर इसको ग्राफीय रूप से हम निरूपित करके देखें तो ग्राफ पेपर पे हमें दो संपाती रेखाओं के रूप में ये नज़र आते हैं, प्रदर्शित किए जाते हैं। ठीक है, तो जब भी इस तरह की पोजीशन आए कि हम चर का मान निकालना चाह रहे हैं लेकिन दोनों तरफ समीकरण में बराबर संख्याएं आ गई हैं, तो हमें क्या लिखना होता है? हमें ये लिखना होता है कि लिखना पड़ता है कि y का मान, या जो भी चर है उस y चर का मान सभी मानों के लिए जो है समान है। हमें कह सकते हैं कि y का जो मान है, चर y जो है, उसका मान सभी मानों के लिए सत्य है। कोई भी मान उसका हो सकता है, हम निश्चित नहीं कह सकते। हम निश्चित तौर पे ना तो y का मान बता सकते हैं, क्योंकि हम चर y का मान ही नहीं बता पाएंगे। यहाँ y इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि यहाँ पे y इस्तेमाल हो रहा है। जब हम y का मान प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो दूसरे चर x का मान भी हम मालूम नहीं कर पाएंगे। अब ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि दोनों समीकरण जो हुए ये समतुल्य हो गए। समतुल्य का अर्थ हम आपको बता ही चुके हैं कि अगर हम इसके गुणांकों की तुलना करें दोनों समीकरणों की, तो इनका जो अनुपात है गुणांकों का वो बराबर होता है। और इस कारण से अगर हम इसका बीजीय निरूपण करें इन समीकरणों का, यानी बीजीय रूप से इसको हल करने का प्रयास करें, तो हमें अपरिमित रूप से अनेक प्रकार के हल प्राप्त हो सकते हैं। और अगर हम इसको ग्राफीय रूप से निरूपित करें तो संपाती रेखाओं के रूप में हमें हल प्राप्त, दो सरल रेखाएं प्राप्त होती हैं। संपाती का मतलब कोइंसिडेंट लाइंस, एक के ऊपर एक पड़ी हुई लाइंस के रूप में हमें मिलती हैं। ठीक है, अब ये तो बात हुई जब दोनों पक्ष के अंदर, जब हम एक चर का मान ज्ञात करने जाएं दूसरे चरण के अंदर, यानी समीकरण 3 का जो मान है वो दूसरे समीकरण में हम रखते हैं और एक चर का मान ज्ञात करते हैं। उस स्थिति में अगर हमें बराबर प्राप्त ना हो, यहाँ तो ये तो बात हुई बराबर प्राप्त होने की, ऐसा भी हो सकता है कि बराबर प्राप्त ना हो। जैसे मान लीजिए हमें एक तरफ प्राप्त हो जाए -4 और दूसरी तरफ प्राप्त हो जाए 0, पक्षांतर करने का -4 बराबर 0। क्या -4 और 0 बराबर होते हैं? नहीं होते, क्योंकि -4 बराबर 0 देखने में साफ नजर आ रहा है कि ये बात गलत है, बराबर नहीं होते हैं, ये असत्य कथन है। क्योंकि ये कथन असत्य है, अर्थात स्पष्ट है कि दिए गए जो समीकरण, जो भी समीकरण हमें दिया गया है, उस समीकरण का कोई भी कॉमन
सॉल्यूशन नहीं है, कोई भी उभयनिष्ठ हल नहीं है। अब जब उसका कोई उभयनिष्ठ हल ही नहीं है, कोई भी हल ही नज़र नहीं आ रहा उसका, इसका मतलब क्या है कि दोनों समीकरणों को अगर हम बीजगणितीय रूप से करते हैं जब तो हल प्राप्त हो ही नहीं रहा, लेकिन अगर उसको हम ग्राफीय रूप से भी अंकित करें तो हमें दो सरल रेखाएं प्राप्त होंगी, और दोनों सरल रेखाएं जो होंगी वो एक दूसरे के समानांतर होंगी, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी। ठीक है, तो इस बात को हमें एक बात और ध्यान रखनी है, ये प्रतिस्थापन विधि से जब भी हम हल करें, कि यदि किसी सवाल के अंदर दूसरे चरण के अंदर जब हम किसी चर का मान ज्ञात करते हैं और दोनों स्थिति मान प्राप्त करते हैं और ऐसी स्थिति आ जाए कि दोनों तरफ कोई भी समान संख्याएं आ जाएं, तब तो आप ये मानिए कि ऐसी ये जो स्थिति आई है, यानी जो चर हमें है उसके जो मान हैं वो अनिश्चित, जो भी चर के मान, वाई चर का मान ज्ञात कर रहे हैं तो वाई चर के मान सभी मानों के लिए सत्य है, यानी उसके मान बहुत सारे हो सकते हैं, अनिश्चित हैं, अपरिमित हैं। अगर हम इसको बीजीय रूप से या बीजगणितीय रूप से इसको निरूपित करना चाहें तो हमें बहुत सारे अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे इस समीकरण के, और अगर हम इसको ग्राफीय रूप से निरूपित करें तो हमें दो संपाती सरल रेखाएं प्राप्त होती हैं। संपाती का मतलब कोइंसिडेंट, एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई। ठीक है, अब अगर ऐसा नहीं है, दोनों तरफ के पक्ष बराबर नहीं है, एक पक्ष मान लीजिए 16 है, दूसरी तरफ 15 है, दोनों पक्ष बराबर नहीं है, या इधर -4 है उधर 0 है, देखने में साफ नजर आ रहा है कि बराबर नहीं हो सकते। दोनों पक्ष जब बराबर नहीं है तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि क्योंकि ये कथन असत्य है, इसलिए ये स्पष्ट है कि जो भी समीकरण का युग्म हमें दिया गया है उन समीकरण युग्मों का कोई भी कॉमन सॉल्यूशन संभव नहीं है, कोई भी उसका हल नहीं हो सकता है। और हल नहीं होना, कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं हो पाना, और उसको अगर हम निरूपित करें ग्राफिकली ग्राफ पेपर के ऊपर, तो अगर उसको निरूपित करें तो हमें दो सरल रेखाएं प्राप्त होंगी, लेकिन ये दोनों सरल रेखाएं कैसी होंगी? पैरेलल होंगी, समांतर होंगी, यानी एक दूसरे को कभी भी काटेंगी नहीं। ठीक है, तो अभी तक हमने बात की दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को हल करने की जो बीजगणितीय विधियां हैं, तीन प्रमुख बीजगणितीय विधियां हैं, उनमें से एक जो पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे हमने चर्चा की है, प्रतिस्थापन विधि पर हमने चर्चा की है, और हमने ये बताया है कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से करने के लिए हम कुल मिलाकर के तीन चरणों का इस्तेमाल करते हैं, और ऐसा करने पर हमें x और y जो चर होते हैं उनका मान ज्ञात हो जाता है। यदि चरों का मान ज्ञात करते समय हमें चर के स्थान पर दोनों जगह y बराबर समान संख्याएं मिले दोनों पक्षों के अंदर, तब हम ये मानते हैं कि ऐसे के अपरिमित बहुत सारे हल हैं, अपरिमित इसके हल होंगे, और अगर वो बराबर नहीं होते हैं तो हम ये मानते हैं कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा, यानी रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, इस बात को हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे उदाहरण नंबर 7 पर। उदाहरण नंबर 7 में हमसे कहा गया है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से, कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से, इस लीनियर इक्वेशन को, रैखिक समीकरण को, लीनियर इक्वेशन को हमें क्या करना है? हल करना है। ठीक है, और हमें कौन कौन से समीकरण दिए हैं? पहला समीकरण हमें दिया है x माइनस 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, और दूसरा समीकरण हमें दिया गया है x प्लस 2y बराबर 3। ठीक है, अब पहला जो समीकरण है, समीकरण नंबर इसको 1 लिख देते हैं हम, और इसको समीकरण नंबर 2 लिख देते हैं। ठीक है, अब हमारा
इसको हमें करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यानी प्रतिस्थापन विधि से हल। हमारा पहला चरण स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, कि दोनों में से एक समीकरण को लें और उसमें सुविधा अनुसार किसी भी एक चर x मान लें या y मान लें को दूसरे चर के पदों में लिखें और नया समीकरण 3 प्राप्त करें। आइए इस चरण के अनुसार काम करके देखते हैं। दो समीकरण हमें दिए गए हैं, इन दोनों समीकरण में से किसी भी एक समीकरण को चुन लें। समीकरण को चुनते समय खास बात हमें ये ध्यान रखनी है कि अगर किसी के अंदर कोई भी चर सिंगल है, छोटा है, तो उसको हम चुन लें, ज़्यादा बढ़िया रहता है। ठीक है, तो मान लीजिए इस समीकरण के अंदर इधर 7x था, इधर 15x था, इधर x ही है खाली, तो हमने इसको चुन लिया सीधा सीधा। ठीक है, और समीकरण चुना मतलब समीकरण नंबर 2 को हमें करना है। क्या करना है? इसको हमें इसमें जो चर दिए हैं x और y, इन चरों में से किसी भी एक चर को, यानी मान लीजिए x चर को हमने सेलेक्ट किया, तो x चर को हमें y चर के पदों में अंकित करना है। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। यहाँ पहले लिख देते हैं हम समीकरण 2 में चर x चर या चर x को चर y के पदों के रूप में लिखने पर पहली स्टेप क्या होती है कि जो भी समीकरण चुना है उसके अंदर x चर को दूसरे चर y के पदों में हमने लिखना है। कैसे लिखेंगे देखिए, x प्लस 2y बराबर 3 था, तो इसको हमने लिख दिया, x यहीं रहने दिया, बराबर 3 पहले से उधर था, और ये जो 2y है इसको हमने पक्षांतर करके दूसरे पक्ष में ले गए, तो ये माइनस 2y हो गया, यानी 3 माइनस 2y हमें प्राप्त होगा। और ये जो हमें प्राप्त हुआ है x बराबर 3 माइनस 2y, इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली स्टेप। दूसरी स्टेप क्या है देखिए क्या लिखा हुआ है, समीकरण 3 का मान बाकी बचे हुए समीकरण में प्रतिस्थापित करें और एक चर का मान ज्ञात करें, पहले चर का मान ज्ञात करें। ठीक है, मतलब यहां हमने लिख दिया, क्या लिखना है, समीकरण 3 का मान बाकी कौन सा बचा था भाई, एक तो सेलेक्ट कर लिया, ये बच गया था हमारा, यानी वो कौन सा है, बाकी बचे की जगह हम लिख सकते हैं समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, 7x माइनस 15y बराबर 2। इसमें हमें x समीकरण 3 का मान रखना है, यानी x समीकरण 3 क्या है, x बराबर 3 माइनस 2y, यानी x के स्थान पर हम 3 माइनस 2y लिख सकते हैं। ये कहाँ पे लिखना है, समीकरण 1 में। तो ये क्या है देखिए, समीकरण 1 है हमारा 7x माइनस 15y बराबर 2। इसमें जब हमने मान रखे तो 7 इंटू x का मान क्या था हमारा 3 माइनस 2y, तो इसको लिख दिया 3 माइनस 2y, ब्रैकेट में बंद कर दो ताकि अलग से नज़र आए, माइनस बाकी का ये समीकरण यूँ कहीं हो 15y बराबर 2। ठीक है, अब इसको जब हम हल करते हैं, जब इसको हल करते हैं तो क्या प्राप्त होगा हमें, जब हम इसको हल करते हैं तो हमें प्राप्त होगा, देखिए 7 या 21, ये हमें प्राप्त हुआ 21 माइनस 14y माइनस 15y बराबर 2। ठीक है,
इसी को अगर हम और सोल्व करें आगे, इस सबको सोल्व करें तो माइनस के 14y और माइनस के 15y इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो हो गया माइनस के 29y। कितने हो गए? माइनस के 29y। ठीक है, तो माइनस के 29y तो हमने यहाँ लिख दिया 29y। ठीक है, और ये है 21 प्लस का और बराबर के इधर है 2। 21 प्लस वाले को हम पक्षांतर करके इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 2 माइनस 21। 2 माइनस 21 मतलब माइनस के 19 इधर बच जाएंगे, तो 29y बराबर माइनस 19 आ जाएगा। और y का मान अगर हम निकालना चाहें तो y बराबर हमें क्या प्राप्त होगा? माइनस 19 बटा माइनस 29, 29। ठीक है, प्राप्त हो गया। ये हो गई हमारी दूसरी स्टेप। अब क्या करना है हमें? y का मान ज्ञात हो गया, एक चर का मान ज्ञात हो गया। अब क्या करना है? तीसरा चरण क्या है? इस ज्ञात मान को समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करें। समीकरण 3 कौन सा है? समीकरण 3 है ये वाला, x बराबर 3 माइनस 2y। ये था ना समीकरण 3। इसके अंदर रखना है इस मान को, यानी जहाँ पर y का प्रयोग हुआ है उस जगह पर माइनस 19/29 हमें लिखना है। ठीक है, आइए लिखते हैं। ठीक, हमारा सवाल के अंदर ये लिखा हुआ है x बराबर, ये समीकरण 3 बता रहा हूँ मैं, 3 तो लिखा हुआ है क्यों, माइनस 2y के स्थान पर, y के स्थान पर हमें क्या रखना है? 19, ये माइनस से माइनस कट गया तो 19 बटा 29, ये 19 बटा 29। ठीक है, 19 बटा 29। ठीक है, हो गया। अब क्या करना है? इसको हम और सरल करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा? देखिए 3 तो यूँ क्यों रहने देते हैं हम, इसको देखिए मान लिया x बराबर 3 यूँ क्यों रहने दिया, 19 दूनी 38 माइनस 38 बटा 29। ठीक है, अब इसका अगर हम लघुत्तम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं तो 29 आएगा, 29। ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करते हैं हम। 3 बटा 1 मान लो, लघुत्तम 29 ले लिया, 1 का भाग 29 में 29 बार जाएगा। 29 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 87, 87। इसी तरह से आगे चलेंगे, माइनस लगाएंगे, फिर 29 एकम 29 और 29 30, तो 87 माइनस ये हो गया 38। हमें प्राप्त हुआ 87 माइनस 38 बटा 29। 87 में से 38 को जब हम घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 49, 49, और बटे में 29 पहले से ही है, तो x का मान क्या प्राप्त हो गया हमें? 49 बटा 29। ठीक है, y का मान क्या प्राप्त हुआ था? 19 बटा 29। तो ये x और y दोनों चरों के मान हमें ज्ञात हो गए इस तरह से। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे उदाहरण 8 के ऊपर। उदाहरण 8 में हमें जो प्रश्नावली हमारी 3.1 थी उसका जो पहला प्रश्न था उसके अनुसार ही सवाल हमें बताया गया है, उसी सवाल को हमें वापस से करना है। प्रश्नावली 3.1 के सवाल नंबर 1 में हमें प्रश्न दिया गया था कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे यानी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। ठीक है, दूसरी बात वो कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे यानी पुत्री से केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब इस स्थिति को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और ये बताना है कि आखिर आफताब की और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु है क्या। ठीक है, तो इस सवाल के अंदर सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा,
दो चर वाले रैखिक समीकरणों का एक युग्म पता करना है। युग्म पता कैसे चलेगा? ये जो इस परिस्थितियां दी गई है उसके आधार पर हमें दो समीकरण बनाने हैं कुल मिला के। ठीक है, पहला समीकरण हम बनाते हैं। उससे पहले हम एक बात मान लेते हैं कि माना आफताब की वर्तमान आयु x है, वह उसकी पुत्री की y है। तो प्रश्नानुसार पहली स्थिति क्या है? प्रश्नानुसार पहली स्थिति, फर्स्ट स्थिति, पहली स्थिति क्या है? 7 वर्ष पूर्व आफताब अपनी पुत्री से कितना बड़ा था? 7 गुना आयु का था, यानी बड़ा था। ठीक है, अब इस स्थिति को कैसे लिखेंगे? देखिए, हमने मानी आफताब की वर्तमान आयु x, उसकी पुत्री की मानी हमने y। बात कर रहे हैं, इसमें स्थिति में लिखा है कि 7 वर्ष पूर्व। जब भी किसी सवाल में पूर्व की बात होती है तो हमें उतने ही चीज संख्या को घटाना होता है, यानी इन 7 वर्ष को हमें घटाना है दोनों ही चरों में से, क्योंकि 7 वर्ष पूर्व दोनों ही चरों में 7 घटाने पड़ेंगे हमारे को। अगर ये 7 वर्ष बाद की बात होती तो हमें जोड़ने पड़ जाते। ठीक है, तो 7 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, इसलिए इसमें दोनों में से हमने x - 7 कर दिया और y में से भी 7 कर दिया। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व की बात तो हो गई। अब आफताब पुत्री से 7 गुना बड़ा था। क्या बात थी? आफताब 7 गुना बड़ा था। बड़ा कौन था? आफताब। बड़ा कौन है? आफताब, यानी x। ठीक है, दूसरी बात, कितना बड़ा है? 7 गुना। कितना बड़ा है? 7 गुना। अब हम देखें कि मान लीजिए 2 तराजू हैं, एक तराजू लगा हुआ है और उसके अंदर 2 पलड़े हैं। एक पलड़ा नीचे हो रहा है, भारी पलड़ा था, एक हल्का पलड़ा है ऊपर। ठीक है, अगर इन दोनों पलड़ों को हमें बैलेंस करना है, सीधा करना है, ये वाला भारी वाला है, ज़्यादा वाला है भारी, और ये कम वाला है, बैलेंस करना है तो हम किस तरफ वेट रखेंगे? वजन किस तरफ रखेंगे? दूसरी तरफ रखेंगे ना, कम वाली तरफ। तो ज़्यादा किसकी आयु थी? आफताब की। कितनी गुनी ज़्यादा थी? 7 गुनी। तो 7 गुना वेट अगर हम दूसरे पलड़े में रख दें तो इसके बीच में हम बराबर, दोनों की, इनको हम बराबर कह सकते हैं। बराबर का चिन्ह आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? यानी x - 7 बराबर 7 ब्रैकेट में y - 7। ये हमारा एक स्थिति पैदा हो जाएगी बीजगणितीय रूप से। ठीक है, अब इसको जब हम सरल करते हैं तो क्या आया? देखिए, x - 7 बराबर 7, तो इसको आ गया x - 7 = 7y - 49। यह जब हम पक्षांतर करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास में? x को यहीं रखा, -y इधर आया, पक्षांतर होकर तो -7y हो गया। ठीक है, फिर बराबर का चिन्ह लगा दिया, -49 थे इधर, -7 जो है पक्षांतर होकर के इस साइड में गया, तो -49 में से -7 घट जाएंगे, कितना बचेगा? 49 में 7 जाएंगे तो माइनस का 42 बच जाएगा, 42। तो हमें एक समीकरण प्राप्त हुआ x - 7y बराबर -42। इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर
1 युग्म, जो हम समीकरण, जो रैखिक समीकरण के युग्म की बात कर रहे थे, उसमें एक समीकरण हमें प्राप्त हो गया पहली स्थिति से। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे समीकरण की। इसके लिए हमें देखना दूसरी स्थिति क्या दे रखी है सवाल में। दूसरी स्थिति क्या दे रखी है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी स्थिति 2 क्या कहता है कि 3 वर्ष बाद आफताब की जो आफताब जो है वो अपनी पुत्री से, आफताब एक्स और वाई, ये इसकी पुत्री हो गई, तो 3 वर्ष बाद, यानी दोनों में 3 वर्ष जोड़ दो, 3 वर्ष बाद क्या होगा, आफताब जो है अपनी पुत्री से 3 गुनी आयु का ही रह जाएगा। यानी ज़्यादा तो रहेगा लेकिन 3 गुना ही रहेगा। तो ज़्यादा कौन है, आफताब। कितना ज़्यादा है, 3 गुना। तो हम 3 से मल्टीप्लाई दूसरे पक्ष को किस पक्ष को करेंगे, पुत्री वाले पक्ष को। तो उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और बीच में 12 का इक्वल टू का बराबर का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, अब इस सिचुएशन को हमने सरल किया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x + 3 = 3y + 9। ठीक है, और जब पक्षांतर करेंगे तो x 3y इधर आ जाएगा तो माइनस का 3y = 9, ये 3 इधर जाएगा पक्षांतर होकर तो -3, यानी उसको हम कह सकते हैं x - 3y = 6। 9 में से 3 चला गया तो 6 बच जाएगा प्लस का। ठीक है, तो ये जो है, ये जो हमें समीकरण प्राप्त हुआ इसको हम कहते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, यानी कुल मिला के बात ये है कि अगर हम प्रश्नावली 3.1 का सवाल नंबर 1 लें और उसको हम बीजगणितीय विधि से उसके समीकरण बनाएं, एक युग्म बनाएं, तो हमें 2 समीकरण प्राप्त होंगे। एक समीकरण होगा x - 7y = -42 और दूसरा समीकरण होगा x - 3y = 6। अब इस समीकरण युग्म को हमें हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। हमारे समीकरण कौन कौन से हैं, देखिए। एक समीकरण हमारा है x - 7y = -42। ठीक है, दूसरा समीकरण हमारा है x - 3y = 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहली कंडीशन हमारी क्या है, पहली कंडीशन हमारी ये है कि हमें दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण को हमें चुनना है और चुनने के बाद में हमें क्या करना है, उस समीकरण के अंदर किसी भी एक चर को, जैसे मान लीजिए हमने इस चर को समीकरण नंबर 2 को चुन लिया, इसको चुन लिया, समीकरण 2, ये है समीकरण 1। इन दोनों में से हमने समीकरण 2 को चुना और समीकरण 2 के अंदर, समीकरण 2 में x चर को y के, दूसरा जो चर है y के पदों में लिख देना है, y के पदों में, y की टर्म में लिखने पर, लिखने पर। ठीक है, लिखने पर क्या होगा, देखिए कैसे लिखते हैं, देखिए x - 3y = 6, x को यहीं रख लेंगे हम और -3y को पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x = 6 माइनस की जगह ये हो जाएगा +3y। ठीक है, क्या प्राप्त हुआ, x = 6 + 3y। ठीक है, ये प्राप्त हो गया। अब क्या करना है, हमें इसको हमें लिख देना है समीकरण, इसका नाम लिख देना है समीकरण 3। ये हमें समीकरण 3 प्राप्त हो गया एक प्रकार से। अब क्या करना है हमें दूसरे स्टेप में, समीकरण 3 का मान रखना है, बाकी जो दूसरा एक 2 समीकरण थे नहीं है,
1 और 2, तो दूसरे को हमने सेलेक्ट कर लिया था, और इसके अंदर x चर के पदों को y के पदों के x चर को y पद के पदों में लिखने पर इस समीकरण नंबर 2 के अंदर क्या किया हमने, x चर को y के पदों में लिख करके तीसरा समीकरण प्राप्त कर लिया। अब इस तीसरे समीकरण का मान जो है हमें रखना है, जो शेष बच गया था, एक बचा हुआ समीकरण था, यानी समीकरण नंबर 1 के अंदर। ठीक है, यानी हमें लिखना है समीकरण 3 का मान, ये हमारी समीकरण, ये हमारी दूसरी स्टेप है। समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर कैसे रखेंगे? देखिए समीकरण 1 क्या है हमारा, x माइनस 7y बराबर माइनस 42। अब कुल मिला के x की जगह पे हमें क्या लिखना है, 6 प्लस 3y। ठीक है, लिख करके देखते हैं। लिखने पर क्या होगा, देखिए x की जगह पे हमने लिख दिया 6 प्लस 3y। आगे क्या है समीकरण में, माइनस 7y, ये क्यों लिख दिया, बराबर माइनस 42 भी, ये क्यों लिख लिया। जब हम इसको सरल करेंगे तो 3y प्लस के हैं, माइनस के 7y हैं। ठीक है, तो ये कितना बच गया, माइनस का 4y, तो ये बच गया। ठीक है, क्या बचा, आगे चले तो माइनस का 4y, तो ये बच गया। इसके बाद में और बढ़े आगे, तो इधर माइनस का 42 है, ये देखिए, और इधर ये प्लस का 6 है। प्लस का 6 जब पक्षांतर होकर के इधर आएगा तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का 6 और माइनस का 42 जुड़ करके हो जाएगा माइनस के 48। तो माइनस 4y बराबर हो जाएगा माइनस का 48। और अगर हम y का मान निकालें तो ये हो जाएगा y बराबर 48 भाग माइनस 48 अपॉन माइनस 4, यानी माइनस से माइनस कट गया, और 12 चौक 48, ये 12 आ गया। तो y का मान हमें क्या प्राप्त हो गया, y इक्वल टू 12। ठीक है, अब y का मान हमें प्राप्त हो गया, एक चर का मान प्राप्त हो गया। अब तीसरी स्टेप हमारी क्या है, तीसरी स्टेप होती है कि ज्ञात मान y बराबर 12 को समीकरण 3 में, समीकरण 3 कौन सा है, जो हमने x चर को y के पदों में लिख करके बनाया था। समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 कौन सा है, समीकरण 3 है हमारा ये, x बराबर क्या है, देखिए x बराबर 6 प्लस 3y, यही था ना। अब 3y के स्थान पर हमने लिख दिया 12, y की जगह पे हमने लिख दिया 12, तो 3 इंटू 12 थिया 36, तो ये हो गया x बराबर 6 प्लस 36, यानी x का पूरा मान हम निकालेंगे तो ये हो गया 36 और 6 कितने हो गए, 42। ठीक है, यानी हमें दोनों चरों के मान ज्ञात हो गए। हमारे को x का मान ज्ञात हुआ 42, y का मान ज्ञात हुआ 12। x क्या था, x थी हमने माना था कि x जो है आफताब जो है, आफताब की वर्तमान आयु है। तो आफताब की वर्तमान आयु x मानी थी, तो x का मान 42 है। इसका मतलब आफताब की आयु कितनी हो गई, 42 ईयर्स। और उसकी पुत्री की आयु y मानी थी, इसलिए y का मान 12 आया, तो पुत्री की आयु आ गई 12। तो हम कह सकते हैं कि x 42 वर्ष का है वर्तमान में, और उसकी पुत्री जो है 12 वर्ष की है। और उसके ऊपर अगर ये हम शर्त लगाएं तो ये शर्त पूरी होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है।